गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्टडी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर ही यह विचार करता है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हों, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। यूएनओ की अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी क्वेश्चन पर न्यायालय से एडवाइस ले सकती हैं। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किए जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कॉन्स्टिट्यूशन 70 अनुच्छेदों में है। इसमें न्यायालय के अधिकार, क्षेत्राधिकार, कार्य संचालन के नियम आदि सभी आवश्यक बातें दी हुई हैं। यदि हम न्यायालय के गठन के विषय में या संगठन के विषय में बातचीत करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 रखी गई। ये न्यायाधीश अपने में से किसी एक सभापति तथा उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सिक्योरिटी काउंसिल तथा जनरल असेंबली के द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। जजों का इलेक्शन जाति, रंग व धर्म भेद के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। ये व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेत्ता के रूप में ख्याति पा चुके होते हैं और इंटरनेशनल लॉ के विशेषज्ञ माने जाते हैं। संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए और उनमें वे योग्यताएं होनी चाहिए जो उनके देश की न्याय संबंधी उच्च संस्थाओं के उच्च न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक हों। इतना होने पर भी यह ध्यान रखा जाता है कि एक से अधिक न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के न हों। इन न्यायाधीशों को कोई राजनीतिक कार्य या अन्य कोई व्यवसाय करने की आज्ञा नहीं होती। इनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है।
न्यायाधीशों का चुनाव करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि न्यायालय में संसार की सभी न्याय व्यवस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जावे। इन न्यायाधीशों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। उनको राजनीतिक उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। न्यायालय के समक्ष वादियों के प्रतिनिधि, एडवाइज़र और लॉयर को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। यदि हम गणपूर्ति के विषय में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त करने की व्यवस्था है और न्यायालय की गणपूर्ति 15 में से 9 रखी गई है। यदि न्यायिक प्रक्रिया के प्रोसीजर के बारे में देखें तो न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच व अंग्रेजी है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायालय अपनी कार्यविधि और नियमावली स्वयं तैयार करता है। न्यायालय के सामने वे सब विवाद जा सकते हैं जिनको दोनों पक्ष उसके सामने रखना चाहें या जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अथवा किसी संधि के अनुसार न्यायालय में लाया जाना अनिवार्य हो। जुडिशरी के समक्ष प्रस्तुत मुकदमों में वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्रीय हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। ऐसे देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं अपने विवाद का डिसीजन इस न्यायालय द्वारा करा सकते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को मानना पड़ेगा। सुरक्षा परिषद भी ऐसी शर्तें नहीं रख सकती जिसके कारण गैर सदस्य राष्ट्रों में असमानता दृष्टिगत हो, यानी कि छोटे बड़े का भेद स्पष्ट होता हो। न्यायालय के विधान के अनुसार मुकदमे के खर्च का कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्र को देना होगा उसका निर्णय भी न्यायालय ही करेगा। न्यायालय का निर्णय अंतिम समझा जाता है। निर्णय की अपील नहीं हो सकती, किंतु यदि कोई पक्ष समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के सम्मुख किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। जुडिशरी को यह भी पावर है कि अपना निर्णय देने के पूर्व किसी व्यक्ति विशेषज्ञ अथवा कमेटी के द्वारा मुकदमे से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करा ले। मुकदमे की सुनवाई आमतौर से सार्वजनिक रूप से होती है, किंतु न्यायालय स्वतः अथवा वादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर बंद कमरे में मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। सब प्रश्नों का निपटारा उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। यदि किसी प्रश्न पर न्यायाधीशों का मत बराबर हो तो सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में जो सभापति का आसन ग्रहण कर रहा हो
अपना निर्णयात्मक मत दे सकते हैं, कास्टिंग वोट दे सकते हैं। यदि निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो तो उस अवस्था में अल्पमत वाले न्यायाधीशों को भी अपना पृथक लिखित मत व्यक्त करने का पावर होता है। मुकदमे का निर्णय खुली अदालत में पढ़ा जाता है और उस पर सभापति एवं रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। जनरली यदि राष्ट्रीय न्यायालय की तरह निर्णय में जीतने वाले राज्य को मुकदमे का व्यय पाने का उल्लेख न हो तो समझा जाता है कि न्यायालय का विचार है कि प्रत्येक पक्ष अपना खर्च स्वयं उठावे। मुकदमे की सुनवाई के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है। न्यायालय का खर्च सदस्य देश देते हैं। खर्च का कितना हिस्सा किसको देना पड़ेगा, इसका निर्णय महासभा करती है। यूएनओ के वार्षिक बजट में न्यायालय का बजट भी सम्मिलित रहता है और महासभा न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार का वेतन निर्धारित करती है। यद्यपि न्यायालय का स्थायी ऑफिस हेग में है, तथापि मुकदमे की सुनवाई दूसरे देशों में भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होंगे, इस संबंध में इसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अनिवार्य क्षेत्राधिकार, तीसरा है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। प्रथम प्रकार के ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। दूसरे प्रकार का जो क्षेत्राधिकार है वह अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है, जैसे संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए या किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम। तीसरे प्रकार का जो क्षेत्राधिकार है वो है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। जनरल असेंबली एवं सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती हैं। यूएनओ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके क्षेत्राधिकार में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। एडवाइस के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप में प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना पत्र में संबंधित प्रश्न का विवरण तथा वे सभी दस्तावेज होते हैं जो प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं। न्यायालय ने 1946 से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र और उसकी सहयोगी संस्थाओं को अनेक बार परामर्श मत दिया है। न्यायालय का यह एडवाइस केवल परामर्श होता है, जिसे मानने के लिए किसी भी संस्था को बाध्य नहीं किया जा सकता।
अब हम देखते हैं न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति कैसे करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए संघ के चार्टर की धारा 94 में व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी मामले में विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानेगा। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इनमें से 5 स्थायी सदस्य भी होने चाहिए। सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझे वैसी कार्रवाई करेगी। जनरली ये देखा गया है कि जुडिशरी के निर्णयों का राज्य आदर करते हैं। न्यायालय द्वारा कानून का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों का निर्णय करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करते हैं। जो वाद निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किए जाते हैं, उन वादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निम्न बातों का ध्यान रखते हैं या इन विषयों को प्रयोग में ले सकते हैं। सामान्य अथवा विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जिनको वादग्रस्त पक्ष स्वीकार करते हों, या फिर ये वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, परंपराएं, रीति रिवाज जिन्हें सामान्यतया प्रयोग में माना जाता है, या फिर सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत, या फिर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विधिवेताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय, इनके आधार पर या इनकी विधि के आधार पर ही न्यायालय अपने कानूनों का प्रयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय इन सब के अध्ययन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मूल्यांकन के विषय में अपन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। फिर भी जब से इसने जन्म लिया है या इसका निर्माण किया गया है, इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा चुका है। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण न्यायालय है। यद्यपि उसके पास वे शक्तियाँ एवं अधिकार नहीं हैं जो इसे वास्तव में प्राप्त होने चाहिए थे, फिर भी यह महान उद्देश्यों की एक साकार प्रतिमा है। न्यायालय के कार्य संचालन में विभिन्न देशों तथा गुटों ने बाधा डाली है। राज्यों की अवहेलना तथा असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण यह अधिक उपयोगी तथा शक्तिशाली संस्था नहीं बन सका है। अतिवादी संप्रभुता का विचार न्यायालय के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इसका परित्याग करना होगा। इसी प्रकार न्यायालय के सम्मुख से इसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि न्यायालय के सम्मुख राज्यवादी और प्रतिवादी हो सकते हैं, को भी बदलना पड़ेगा तथा व्यक्तियों को न्यायालय में पहुंचने का अधिकार देना होगा। इस सब कैलकुलेशन से
हमारे सामने ये तथ्य उभर करके आए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो विभिन्न देशों के मध्य यदि किसी विषय पर वाद विवाद होता है, उसका कोई प्रश्न न्यायालय तक पहुंचता है तो न्यायालय उसके डिसीजन को करने के लिए प्रयास और प्रयत्नशील रहता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं भाईचारा तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिकाएं निभाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का टॉपिक। थैंक यू।